हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं, ठीक से हैं, मज़े में हैं और सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और उसका जो फ़ायदा हो रहा है, उसको फ़ील कर रहे हैं। और अगर फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना आपको लग रहा था, तो प्लीज़ क्वेश्चंस पूछिए। और कोई चीज़ फॉलो करने में दिक्कत हो रही है, तो क्वेश्चंस पूछिए। आई होप कि आप लोगों ने सुबह से रात तक का अपना जो खाना पीना है उसको अच्छे से रेगुलेट कर लिया है। हर सांस को ये सोच के लेते हैं कि हर सांस मैं जो अंदर ले रहा हूँ, उस हर सांस से मेरी हर उलझन कम हो रही है, खत्म हो रही है। और जो सांस आप बाहर फेंकते हैं, उस पे ये ध्यान रहता है कि मैं अपनी जीवन की उलझनों को, अपने शरीर की टॉक्सिसिटी को, अपने जो मानसिक स्ट्रेस है, उसको मैं बाहर फेंक रहा हूँ। तो इस जितना समय आप इस थॉट के साथ अपने सांस की प्रक्रिया के ऊपर काम कर पाएंगे, उतना ही रिजल्ट्स आपको बिल्कुल मैजिकल मिलेंगे, एक्चुअली एकदम मैजिकल। और ये सारी चीजें आपके अपने हाथों में है। इसके लिए आपको बाजार से जाके कुछ खरीदना नहीं है, किसी को कुछ पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास अपना है। You feel so empowered because all this is available with you. तो आई होप कि आप ये सब कर रहे हैं। तो हमारे साथ गौसिया आज हंसू है। हाँ जी मैम। हंसू जी। Yeah, good morning, ma'am. Hi Hanshu, how are you doing? Hello, ma'am. I'm good. How are you? I'm good. हंसू, Yes, यार तुमको ma'am. देख मजा आ गया बेसिकली। तो Thank you, ma'am. Same here. अंशु, आप यहाँ पे आए, हम लोगों के साथ जुड़े और फिर आपके करीब 150 गौसिया 150 नए फ्रेंड्स बन गए, isn't it? और आप Yes, हमारे ma'am. इतने अच्छे बन गए। तो आप मुझे ये बताइए हंशु कि फॉर्चुनेटली आपका कैंसर से कोई कनेक्ट नहीं है। Yes, ma'am. और नहीं है. फिर भगवान ना करे कभी हो। तो आप ये बताइए कि आपने ये संजीवनी का जो सतोरी का ऑनलाइन सेशंस अभी हम चला रहे हैं, इसको कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया? हाउ डिड यू Ma'am, काइंड ऑफ गेट ma'am इनटू? actually मेरी सिस्टर ने मुझे recommend किया था ये actually कुछ दिनों पहले I was like very low, like mentally very low and बहुत ज़्यादा thoughts and बहुत ज़्यादा disturbance ये सब चीज़ों की वजह से, and I've just shared things with my sister. Even she is a doctor. She's in Mysore right now. तो उन्होंने मुझे suggest किया, she has sent me the link of your Sanjeevani and she was like कि किसी ने उनको suggest किया था कि ask her to join. तो तब मुझे पता चला especially this channel is for cancer patients, right? तो I was like इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, you know? Starting में मैंने ये सोचा था कि I'm not suffering from cancer, so my issue was something else. So my sister was like, no, you go, करो, बैठो, session start करो, पता चलेगा तुमको क्या फायदा मिल रहा है, क्या फायदा नहीं मिल रहा है. And then gradually after one session I've talked to Gausia ma'am से बात हुई, उनसे भी मैं connected रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, कोई questions है ऐसे. And then regularly मैंने शुरू किया join करना आपका every day. स्पेशली मैं जिस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ अभी फिलहाल, लाइक मेंटल इश्यूज काफी हैं, डिप्रेशन, लो एंड कंटिन्यूसली कुछ थॉट्स है, कुछ पर्टिकुलर थॉट्स है मेरे लाइफ में जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बार बार आते हैं. इट्स वेरी बहुत ज्यादा तकलीफ. बट जब से मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है तो मुझे, हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% हुआ है, बिकॉज मैंने ये सेशन ही बहुत लेट ज्वाइन किया था, लाइक
गेस जब आपका सेशन शुरू हुआ उसके 5 दिन बाद ही मैंने ज्वाइन किया था, बट जितना भी मैंने 5-6 डेज में जितना भी मैंने ज्वाइन किया, स्टार्टेड डूइंग, अभी लिखना भी शुरू किया है मैंने, बीच में नहीं किया था, 2-3 दिन नहीं किया था, शुरू ही नहीं किया था मैंने। इनफैक्ट फिर मैंने मैम से बात की, गौसिया मैम को कॉल किया, मैं कहा मैम क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और उस दिन जब मैंने अपनी बातें शेयर की प्लेटफॉर्म पे, आई गेस वो डॉक्टर मैम के साथ, मुझे उनका नाम नहीं पता, जिनसे फर्स्ट टाइम मैं जो प्लेटफॉर्म पे आई, या ऑफ कोर्स, उसके बाद जब उन्होंने टैपिंग सिखाई, टैपिंग से भी मुझे काफी फर्क पड़ रहा है। इतना नहीं बोल सकती बिकॉज काफी कुछ दिन ही हुआ है मुझे ज्वाइन करते, पर आई एम श्योर कि अगर मैं वो चीज कंटिन्यूअस करती रहूं तो मुझे डेफिनेटली वो चीज का लाभ मिलेगा। एंड देन सेकेंडली मैंने विपश्यना भी शुरू की है, लाइक ब्रेथ पे ध्यान देना, जब भी आपको थॉट्स आते हैं तो इमीडिएटली, इतना आसान नहीं है ये करते करते, इट्स अ प्रैक्टिस, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अवेयर। जब हम बहुत ज्यादा थॉट्स में चले जाते हैं तो हम अवेयर भी नहीं होते हैं कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा होता है, क्या सेंसेशन होते हैं, सांस कैसी हो गई है, फास्ट हो गई है। बहुत बार गुस्से में भी ऐसा हो जाता है, अवेयर ही नहीं रहते, बस गुस्सा करते जाते बट फर्स्ट स्टेप मुझे ऐसा लगता है अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, तो मेरा वो भी शुरू हो गया है। एंड मोर ओवर, अगर मैं डाइट के बारे में बात करूँ मैम, तो शायद मैंने डाइट के ज्यादा सेशंस आपके नहीं अटेंड किए हैं, लाइक स्टार्टिंग से मैं नहीं जुड़ी हूँ, बट हाँ जो आपने बीच में जूसेस के लिए बोला, ये वो जूसेस पीना, ये करना है, तो वो चीजें मैं करती थी। अभी तो नहीं कर रही हूँ मैं वो सारी चीजें, डाइट नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। बट हाँ दूध से रिलेटेड मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हाँ दूध पीना चाहिए, मुझे ऐसा लगा आप कैंसर पेशेंट्स के लिए ही रेकमेंड करते हो, बट उस दिन भी मैंने गौसिया मैम को फोन करके आधा घंटा मेरी उनसे बात हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उनसे क्लियर किए। उसके बाद बहुत सारे वो यू नो फील लाइक नो देयर इज अ रे ऑफ होप कि नहीं, आप जितने जो भी चीजों से जूझ रहे हो, वेदर इट बी योर हेल्थ, वेदर इट बी योर मेंटल स्टेट, धीरे धीरे करते करते ऐसा फील हो रहा है कि नहीं होगा, चीजें विल कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स वेरी पॉजिटिवली। That is a huge beginning actually, कि आपको लग रहा है कि होगा and things will start turning into positive. और आपने जो डाइट की बात बोली हंशु, या जो हम डाइट यहाँ रेकमेंड करते हैं और फॉलो करते हैं एक्चुअली खुद से, उसका कैंसर से इतना मतलब नहीं है, उसका मतलब वेलबींग ऑफ द बॉडी से है। ओके, तो वेलबींग ऑफ द बॉडी, जो हम जिस तरह से सोच रहे हैं, या हमें जो लो फील हो रहा है, या हमें डिप्रेशन कभी कभी लगने लगता है, ये सारी जो इश्यूज होते हैं, ये हार्मोनल डिसबैलेंस से होते हैं। हमारे शरीर के अंदर कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और कौन से और किस मात्रा में हो रहे हैं और किस मात्रा में होने चाहिए for the perfect equilibrium balance of the body. तो ये जो हार्मोन सीक्रेशन होता है, ऑफ कोर्स ये इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस में, और आप अपने मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स किस तरह से फील कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हाथ डाइट का होता है। तो अगर ऐसा लगे कि नहीं हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया है इन आवर हेड टू मतलब काफी एक्सटेंट तक, लेकिन अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तो हम फिर उसी लो में जाने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, बिकॉज जो बॉडी है इट नीड्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. It needs to be in a particular state of being. नहीं तो आपको इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. कल आप आई डोंट नो अगर आप थे और डॉक्टर प्रकाश की बात सुन रहे थे, और जिसमें उन्होंने अपने बाबुल मूवमेंट की बात की, जो उनको डाइट से यहाँ पे फर्क पड़ा, which is an extremely important part of your life. If your bowel movement is not proper, तो आपको अच्छा फील हो ही नहीं सकता है दिन भर कितनी भी कोशिश करें. एंड सो जो डाइट, ब्रेथ और the way you think and how to work on your mental constructs,
ऑल 3 आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कैंसर से कोई कनेक्ट नहीं है और वो सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा आई हैव दिस रिक्वेस्ट कि आप ये मत सोचिए कि ये डाइट जो है सिर्फ कैंसर पेशेंट्स या सर्वाइवर्स के लिए है, ऐसा नहीं है। हमारे वेलबींग में ये तीनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका खाना पीना, आपका सांस लेना और आपका सोचने का तरीका। और हंशु, जो आप कह रहे थे कि अभी 5-6 दिन हुए हैं और आपको लगना शुरू हुआ है कि आप शायद यू आर ऑन दैट पाथ जहां से प्रॉब्लम्स, थोड़े इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई, ऐसा फील होता है वाइल्ड राइटिंग, मैंने राइटिंग, आपने जब मुझे बोला था, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं लिखा। मैं सोच रही थी कि व्हाट टू राइट, पॉजिटिव चीजें लिखनी है, नेगेटिव चीजें लिखनी है। एंड देन डे बिफोर यस्टरडे आई गेस आई हैव टॉक टू गौसिया मैम एंड मैंने पूछा तो हाँ ठीक है, आप नेगेटिव चीजें लिखो, जो चीज तुमको बार बार तकलीफ दे रही है, बार बार हम दिमाग में सोचते रहते हैं। और कभी कभार ऐसा हो जाता है मैम कि सोचते 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 इतना टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि आप सोच की दुनिया में हो, कब वो थॉट्स आते कब, और फिर वो आपको तकलीफ भी देते रहते, फिर आप इसे ब्लेम करते हो, उसे ब्लेम करते हो दिल में, देन यू डोंट फील गुड। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी, फिर कुछ भी दिमाग में कुछ भी चलते रहते हो फिर उल्टे सीधे ख्याल भी आते रहते हैं। तो आज 2 दिन ही हुए मैम मैंने लिखना शुरू किया, बट मुझे थोड़ा लाइट, पूरा नहीं बोल सकती, बट 10% आई कैन से यस, थोड़ा मुझे लाइट फील होता है, which I think is a huge improvement। अगर 2 दिन में 10% फील होता है तो it's a huge improvement। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी, कई बार हम कई जगह, यहाँ तो आपके पास लोग हैं क्वेश्चंस आंसर करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम्स जो दिमाग में कंफ्यूजन्स हो रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमसे कोई बता रहा है अपना एक्सपीरियंस कि मुझे इस चीज से बहुत फायदा हुआ, सपोज लिखने से मुझे बहुत फायदा हुआ, या मुझे म्यूजिक सुनने से बहुत फायदा हुआ, या म्यूजिक जब मैंने सुना और मैंने अपने बॉडी को उस म्यूजिक के ऊपर छोड़ दिया कि अब तुमको जैसे इस म्यूजिक पे थिरकना है तुम थिरको। तो अगर मैंने ऐसा किया, मुझे कोई बता रहा है और उसको बहुत हेल्प हुई इससे, तो क्या होता है, आप घर आ गए और घर आके आपने सोचना शुरू किया, अरे उसने क्या बताया था, ऐसे करना था या वैसे करना था, ये लिखना था कि वो लिखना था, ये बोला था कि ये म्यूजिक चलाना है कि वैसा म्यूजिक चलाना है, क्या था अब याद नहीं आ रहा। तो फिर हम उस एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, कि मेरे को नहीं समझ में आ रही। बट मैं आपसे ये बोलूंगी, और मैंने अपनी लाइफ में ये हमेशा प्रैक्टिस किया है, कि अगर मुझे पता चला कि किसी को किसी चीज से फायदा हुआ है और उसमें मेरा कुछ जाता नहीं है, जैसे लिखना, म्यूजिक सुनना, डांस करना या अपनी सांस के ऊपर काम करना, तो मैं उसको एक ट्राई दूंगी और फिर मैं उसको एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करूंगी कि ये मेरे लिए किस तरह से काम करता है। तो अपने आप को हमेशा ही जो पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस हैं उसके लिए खोल के रखिए, उसके लिए अपने आप को बिल्कुल ओपन रखिए। इनफैक्ट इसमें योगासन की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अभी हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो योगासन करते हैं, जब हम अपने शरीर को खोलते हैं, जब हम अपने शरीर को एक्सपैंड करते हैं, तो हमारे शरीर के खोलने से हमारी जो मानसिकता है उसके अंदर विस्तार आता है। और जब उसके अंदर विस्तार आता है तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमें परेशान करते रहती हैं, हम लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, लोगों के ऊपर गुस्सा होते रहते हैं या अपने आप को बहुत विक्टिम समझते रहते हैं, तो ये जो संकुचित चीज है हमारी मानसिकता में, ये जाती है। तो जब आप आसन करते हैं और अपने शरीर को खोलते हैं तो उसके साथ आपकी मानसिकता खुलती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि चाहे प्रॉब्लम मानसिक हो, परेशानी की हो, उलझन है लाइफ में कोई, या आपकी शरीर की उलझन अब वो बन गई है, जो भी है, उसके लिए ये तीनों ही चीजें बिल्कुल बैलेंस में लाके प्रैक्टिस करिए
और फिर आपको ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम तो सिर्फ सोने की है या मेरी प्रॉब्लम सिर्फ डाइजेशन की है, तो मैं सिर्फ खाने पीने वाली न्यूट्रिशन का सेशन ठीक से अटेंड करूं, फॉलो करूं, बाकी से मुझे क्या लेना देना। नहीं, ऐसे नहीं है। आपका जो पूरा बॉडी है वो एक इक्विलिब्रियम में है, वो एक ही एंटिटी है एक्चुअली। और धीमे धीमे जब आप इस पाथ पे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यही सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, बल्कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक एंटिटी है और हम उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और जितना ज्यादा हम एक दूसरे से जुड़ते हैं उतना ज्यादा हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं। तो जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो जो हमारी निजी उलझने हैं वो बहुत छोटी रह जाती हैं। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे यहाँ पे सेशन में आना होता है, आप लोगों से बात करनी होती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे फील होता है कि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है एक्चुअली मेरी मानसिकता में। तो चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, पर मैं कम से कम 15 मिनट लगा के ये आपके साथ जरूर करने की कोशिश करूंगी ही। कोशिश तो ये करती हूँ कि पूरा का पूरा सेशन कर सकूं, बट जितनी तो क्यों क्यों किस लिए? क्योंकि इस समय पे मैं आपके साथ जुड़ती हूँ और ये मेरी पूरे बीइंग को एक्सपैंड करता है। तो अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी देते रहिए और उस समय पे जो मैं कह रही थी आपकी जो निजी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो अगर मेरी पीठ में दर्द हो रहा है और इस समय मैं बैठी हुई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सोचिए कि हम पूरा दिन अपने आप को इस सिचुएशन में, इस तरह की कंडीशन में रख सकें जहां हम सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो जिंदगी की, लाइफ की प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। क्यों अंशु? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Of course. जब ये सोचने Absolutely लगोगे right. कि मेरे से भी परेशान बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे बच्चे हैं जो भूखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं, और मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ या मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। और जब तक वो बात नहीं समझ में आ रही है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, सबको ये लिखना है, नहीं। छोटे छोटे अपने एक्ट्स के थ्रू मैंने आज कितने लोगों को, मेरी वजह से उन्होंने स्माइल किया, मेरी वजह से मैंने कितने लोगों से कुछ इतनी अच्छी बात बोली कि उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। इट्स अ बिग हाई इन लाइफ एंड दैट इज व्हाट वी नीड, इजंट इट? जब हमें लो फील हो रहा होता है तो हमें क्या चाहिए? वी वांट टू फील हाई, and the high always comes अपने ऊपर की प्रॉब्लम्स से ध्यान हटाकर दूसरों की समझने में और उनको हेल्प करने में। That is where the high lies. मैम एब्सोल्युटली राइट जो आपने कहा, बट कल जो सेशन चल रहा था और उसमें हाँ. बताया गया कि लाइक keep that metta भाव, right, towards people, right, thanks भाव, Yeah. thanks का भाव होना चाहिए, sorry का भाव होना चाहिए। तो मैम पता नहीं, मैं उस चीज में अटकी हुई हूँ। आई डोंट नो, ये तो गलत है बोलना जो मैं बोल रही हूँ, बट जो आपके साथ बुरा करते हैं, जो ऑलरेडी, जिनके लिए आप ऑलरेडी दिल में ग्रज लेके बैठे हो बहुत बुरी तरह से, आप चाहते हो उसे छोड़ना बट वो छूट ही नहीं रहा है। एंड देन ऐसे सिचुएशन में आप किसी को ऐसे थॉट्स, मतलब इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी मैम, बिकॉज विपाशना के बाद मुझे मेत्ता भाव भी प्रैक्टिस करना पड़ता आफ्टर माय विपाशना। सो मेरे जो विपाशना टीचर्स है वो कहते हैं कि नहीं, आप मेत्ता भाव रखो, उन्हें भी ब्लेसिंग्स दो, ये वो ठीक है। जिनके साथ हमारा ग्रज नहीं है, जो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, उनको ये सारी चीजें करना बहुत आसान है, उनके लिए अच्छे विशेष करना। बट व्हाट अबाउट अगर ऐसा कोई है जो वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बट देन
again grudges, a lot of grudges in your heart, and उन्हें विशेस भेजना, उनके लिए अच्छा सोचना बहुत मुश्किल हो रहा है एक्चुअली मैम। हंशु, पहली बात तो जब आप मैत्री देना शुरू करते हैं, और क्योंकि आपने विपासना की है तो इसलिए आपको मालूम है, मैं भी विपासना रोज प्रैक्टिस करती हूँ, बहुत ही रिलीजियसली। तो जब आप मैत्री देना शुरू करते हैं तो मैत्री पहले तो आप बेसिकली यूनिवर्स को देते हैं, पूरे प्लांट किंगडम को देते हैं, एनिमल किंगडम को देते हैं, and then to the humanity in people, उसको आप मैत्री देते हैं। और फिर मैत्री देने की एक आपकी एक आदत बन जाती है आपके बीइंग की, मैत्री देना। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी से ग्रज है तो आप सबसे पहले उसी को मैत्री देना शुरू करेंगे, वो काफी मुश्किल है एज यू आर सेइंग इनिशियली, लेकिन पहले आप मैत्री देना शुरू करिए, जिसको भी मैत्री दे रहे हैं। मैम वो तो मैं करती हूँ, स्टार्टिंग में वैसे ही शुरू करती हूँ, बिकॉज पहले मेरी टीचर ने बोला था कि जिनसे ज्यादा है उनको पहले, फिर मैंने उनको बोलने की कोशिश की, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं हो रहा है, मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, यू नो, व्हेनेवर आई एम डूइंग दैट, यू नो, क्योंकि वो विकार आपके जब बाहर निकलता है तो वो और ज्यादा ट्रिगर करता है आपको। तो लाइक कि ठीक है, खुद को तो दे सकते हो, गुरुजी को तो दे सकते हो, बाकी लोगों को तो दे सकते हो जो तुम्हारे दिल के करीब है, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचते हो, जो तुम जिनके लिए बहुत अच्छा सोचती हो। मैं कहा ऑफ कोर्स वो तो बहुत आसानी से हो जाता है, उनको तो उस चीज के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ आपको फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशन आपका बहुत खराब है, एंड देन यू वांट दैट रिलेशन टू वर्क, यू नो, एंड देन उन्हीं को जाके आपको महत्ता भाव देना है, एंड नहीं हो पा रहा है, यू नो, नहीं हो पा रहा है। व्हेनेवर यू आर फीलिंग लाइक आप कर भी रहे हो तो आपको सब पास्ट याद आ रहा है कि हाँ कितना बुरा हुआ था आपके साथ, कितना बुरा किया आपने, कैसा तो बिहेव हुआ, तो इसीलिए तो कैसे। पूरा प्रोसेस है हंसू, पूरा प्रोसेस है। पहली बात तो आप 15-20 दिन सिर्फ मैत्री उन्हीं को दीजिए जिनको बहुत ओपनली दे पाते हैं, और उसके बाद जब आपके अपने चैनल्स खुल जाते हैं, हालांकि अभी शांभवी मैम का सेशन है और शांभवी मैम एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोसेस के उससे बताएंगी, मैं बहुत स्पिरिचुअल वाले उसमें अभी बात कर रही हूँ जो आपसे कर रही हूँ। तो जब आपके अपने चैनल्स खुल जाते हैं और वो देने वाले मोड में आ जाते हैं, फिर वो देते ही हैं, क्योंकि वो आपकी आदत है। उससे दूसरा जना क्या है, आप उस स्टेज पे पहुंचोगे हंसू जरूर, और इन चीजों पे बहुत जल्दी काम नहीं हो पाता है, इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, एंड देयर इज तो अ ह्यूज टाइम गैप मैम। लगेगी। मेरा काफी या लाइक 7-8 इयर्स का गैप हो गया है। मैंने विपाशना कोर्स 2012 या 2013 में किया था, इफ आई एम लाइक, जहाँ तक मुझे याद है, इट्स अ ह्यूज गैप नाउ। तो एक बार जब नल खुल जाता है और उसमें से पानी बहना शुरू हो जाता है, फिर वो ये नहीं देखता है कि मैं पानी किसको दे रहा हूँ, देखता है क्या कि ये वाला जन आया तो मैंने कम कर लिया, ये वाला आया तो मैंने ज्यादा कर दिया, ऐसे नहीं होता ना। तो जब आपका जो नल है, जो ब्लेसिंग्स देने का, मैत्री देने का, उसको खोलना है, तो काम हंसू अपने ऊपर करना है एक्चुअली। तो इसमें दूसरे का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, ये रोल हम बना के रखते हैं दूसरे जने का, बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं। अदरवाइज यू थिंक योरसेल्फ कि करोड़ों लोगों की दुनिया में हम क्यों एक जने को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कि वो हंसता है तो हम खुश हो जाते हैं, वो हमें परेशान करता है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अपने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, और वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हम उसके ऊपर थोप देते हैं और एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये जो है मेरे हर अनरिजॉल्व्ड इशू का सल्यूशन है। अब ये एक्सपेक्ट मैंने किया, उसने तो अपने आप को प्रूव किया नहीं कि मैं ऐसा आपका सल्यूशन बनने वाला हूँ,
उसने नहीं प्रूव किया। तो ये चीज हमने अपने दिमाग में सोची, उसके ऊपर थोपी, उससे एक्सपेक्ट करने लगे, और जब लगा कि वैसा नहीं हो रहा है तो फिर ग्रज होने लगा। मैं हम सबके साथ ऐसे ही होता है। और हम इतना लंबा कॉन्वर्सेशन भी हंसू इसलिए कर रहे हैं या करते रहते हैं तो क्योंकि सभी की प्रॉब्लम्स मोर और लेस सेम होती है। तो एक जने की प्रॉब्लम जब डिस्कस अगर डिटेल में होती है तो हर जना कुछ ना कुछ सीखता है, कर पाता है। तो आई होप कि आप और हम सब मिलके अपने ऊपर काम करते रहें और अपने अपने चैनल्स को खोलते रहें। वो चैनल्स जो हैं वो देने के ही हैं, लेने वाले चैनल्स में ना कभी खुशी है, ना कभी मस्ती है, ना कभी प्यार है, ना कभी मजा है। एक्चुअली जो देने वाले चैनल्स हैं उनको खोलते रहिए एंड you will definitely not only experience equilibrium balki you will experience bliss, totally bliss. Thank you so much, Anshi. Thank you, ma'am. Thank you so much for opening up so much. This itself is an opening. Beautiful. I'm so very grateful to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. गौसिया हमारे साथ शांभवी हैं। जी मैम। जी। Hi, Shambhavi. Good morning. Hello. Good afternoon. As you can make out today, the stage is set for your session. Oh, absolutely. Please continue. Please continue. And मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था to watch हंशु आज बात करते हुए, and in fact जब कल मेरे पास message भी आया था, I asked Arpita also, you know, is she the same lady whom I had spoken to? And she's like, yes. I was like, okay, I'm more than eager to hear her out, you know, how has she been so far, and such a beautiful transformation. I mean, of course, you know, from what we have seen her then and today, if today she is at least able to open up about what the problem is in, you know, not really visiting with the emotional baggage, I think Arshu, you're on an amazing path. Matlab, you have won the half of the battle now. Abhi aage ka rasta will be very easy, I swear. You know, the first step is what is a little challenge, but once you have taken that, aage ka process is going to be fun. It's just going to be a fun thing. Just thank you, ma'am. Thank you so much for your efforts as well. Welcome, Anshu. All right, so इस नोट पे आज का सेशन शुरू करेंगे। आज उम्मीद कर रही हूँ कि आप सारे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरीके से एकदम मस्त हालत में है, मस्त स्टेट में है, एंजॉय कर रहे हैं रोज के हमारे सेशंस यहाँ पर। और जो आपको बताया गया है पिछले 3 सेशंस में, वो सब आप रिलीजियसली कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज तो कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है, आप खाना भी अच्छे से खा रहे हो, वो भी पक्की बात है, बट जहां तक आपके इमोशंस, मेंटल हेल्थ की बात आती है, वो ऐसी चीज है जिसके लिए थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है गाड़ी को, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो जंग लगा होता है गाड़ी को, तो उसको धक्का मारना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप पहले सेशन से आज तक जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सब आप करते आ रहे हो, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे आज जो मैं चीजें आपको बताऊंगी, कुछ प्रोसेसेस बताऊंगी क्या करने हैं, एकदम से उस पे ना जाइए, पहले के सेशंस देख लीजिए। अगर आपने मिस करे हो तो प्लीज यूट्यूब पे जाके चैनल देखिए, वीडियोस देखिए, वो सारी चीजें पहले करना शुरू करिए, फिर आज का जो है उसको ऐड ऑन करते जाइए उसके साथ। ठीक है, ऑलराइट। सो ऑन दैट नोट हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले सेशंस में आपको ये बात समझाई और हमेशा इस बात पे जोर डाला है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ है, वो हमारे शरीर जितना, यानी कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों में से अगर कोई भी एक भी अपना पूरा एफिशिएंसी, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ना काम करे, तो हमारा ओवरऑल जो लाइफ होता है ना, उसमें काफी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जैसे ठीक से जिंदगी नहीं चलती हमें लगता है। इसीलिए हमें फिजिकल
फिजिकल हेल्थ जहाँ तक है, आई एम श्योर हम खाना पीना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये जो हम चीजें यहाँ पे कर रहे हैं वो आपके फिजिकल हेल्थ के लिए है। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, उसके लिए जो जो आपको एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उसको करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वो करोगे तो आपका जो वो जो हम कहते हैं ना कि सालों से जो कचरा पकड़ के रखा होता है ना, वो कचरा साफ करने का ये प्रोसेस है एक। और आप जैसे जैसे उसको साफ करना शुरू करोगे तो आपको खुद से वो अनुभव भी आना शुरू होगा कि लाइफ अभी थोड़ी बहुत तो ठीक लगने लगी है। जैसे आज हमारे साथ अंशु जी ने शेयर किया, 10% इज अ बिग नंबर, मतलब बहुत बड़ा नंबर है अगर वो 10% भी कह रहे हैं। 20 दिन में या 10 दिन में मेरे हिसाब से अगर 1% जरा सा इधर का इधर भी हिल जाए ना कुछ लाइफ में, तो भी मैं मानूंगी कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कचरा है ना, इसको हमने सालों से जमा करके रखा है घर में। तो ये जो हमारा घर है इसको साफ करना जरूरी है। इसको थोड़ा थोड़ा करके साफ करिए, पर ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप अच्छे से पूरी तरीके से इसको साफ सुथरा करके आराम से सही से जिंदगी जी पाओगे। ठीक है। तो एक और बात जो मैंने पिछले सेशन में आपको बताई थी वो थी हमारे थॉट्स, यानी कि विचार, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ का बहुत एक अहम हिस्सा है। हमारे विचार और हमारे इमोशंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं अपने हमारे पूरे इमोशनल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में। तो जब मैंने बात करी थी हमारे थॉट्स की, विचारों की, विचारधारा की, विचारधारा यानी कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, तो ये जो विचार और विचारधारा जो है वो एक प्रकार से हमारे ब्रेन में रास्ते बनाते हैं। रास्ते यानी कि जैसे हमारे सड़कें होती है ना, बस वैसे होता है, उसे हम कहते हैं न्यूरो पाथवेज। और जो नई घटना हमारे साथ होती है उस हर एक घटना के लिए वो इंफॉर्मेशन उसी रास्ते में से नया रास्ता बनता है जहां से जाती है। अब क्या होता है, जब हम उस घटना को उसके होने के बावजूद, यानी कि समझिए कि आज वो घटना हो गई और आज के बाद मैंने 2 दिन बाद इस घटना के बारे में सोचा, या मान लीजिए मैंने 5 महीने बाद इस घटना के बारे में दोबारा सोचा, तो क्या हो जाता है, वो जो रास्ता है ना वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो दोबारा से एक्टिवेट होता है, हमारे ब्रेन के लिए वो समझना थोड़ा सा मुश्किल कह लीजिए, या मान लीजिए पॉसिबली नहीं है कि वो अभी हो रहा है या ये 5 महीने पहले हुआ है। ये बात समझ नहीं आती ब्रेन को। ब्रेन के लिए सिर्फ इतना समझ रहा है कि अच्छा वो रास्ता एक्टिवेट हो गया, यानी कि वो चीज अभी हो रही है। और इसी के कारण जब हम कहते हैं ना कि पिछली बातें जब हम याद करते हैं तो मुझे वो सारा गुस्सा आ रहा है, मुझे वो आंसू सारे निकल रहे हैं और मुझे ऐसा अनुभव होता है एज इफ वो अब भी हो रहा है मेरे साथ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जब आप वो विचार करोगे तो वो रास्ता एक्टिवेट हो जाएगा दोबारा से, और आपके ब्रेन के लिए लगेगा, ब्रेन को, कि अच्छा ये तो अभी हो रहा है। और ब्रेन का वो जो प्रोसेस है वो काफी मैकेनिकल है, जैसे कि कोई कंप्यूटर काम करे, रोबोट मशीन कैसे काम करे, बस वैसे करता है। तो उसको समझ में आ गया, रास्ता एक्टिवेट हो गया, यानी कि मैसेज चला जाता है आपके एमिग्डाला को। एमिग्डाला क्या था, मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, आपका ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को, यानी कि जो भाव हम अनुभव करते हैं वो सारे जो है वो एमिग्डाला प्रोसेस करता है, फिल्टर करता है। तो जब हमें विचार आता है यानी कि वो रास्ता एक्टिवेट हो जाता है, तो एमिग्डाला जो है वो वहां से वो केमिकल्स छोड़ता है जो कि होते हैं उस इमोशन से रिलेटेड। ठीक है। अब एक एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे हम रोज के जीवन में काफी चीजें हमारे साथ होती है, जैसे आज सुबह से लेके अभी तक में भी काफी सारी घटनाएं आपके साथ हो रही होंगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अंदर, इंफॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं, आंखों से, टच से, कानों से, जिस भी हमारे सेंसेस से हमने इंफॉर्मेशन ली अंदर, हम जब जब इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है हमारा जो ये राइट ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में है, राइट और लेफ्ट। ठीक है। तो जब नया इंफॉर्मेशन आता है वो पहले हमारे राइट ब्रेन में जाता है। राइट ब्रेन का जो एमिग्डाला वाला हिस्सा है ना, जो इमोशनल फिल्टर्स वहां पे लगते हैं, वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को लेता है। वहां से एक हिस्सा है हमारे ब्रेन का जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, ये वहां पे जाता है इंफॉर्मेशन, और फिर वहां से ये चला जाता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में। ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जो ये राइट ब्रेन जो है ना आपका, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका रोल कहाँ पे आता है, आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये जो हम अनुभव करते हैं ना, वो सारा जो रोल है वो हमारे राइट ब्रेन का है।
और जो लेफ्ट ब्रेन जो हमारा है वो क्या करता है, लॉजिक, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, जो ये हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकली सोचो, ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना वो सब यहाँ पर है हमारे लेफ्ट साइड में। पर क्या होता है जब हम इमोशंस में होते हैं ना, जब काफी ऐसे भारी इमोशंस हम अनुभव कर रहे होते हैं, तो हमारा राइट साइड जो ब्रेन का है वो एक्टिव हो जाता है, पर वो जो लेफ्ट है ना वो इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ गई, बट वो आगे प्रोसेस नहीं हो पा रही है। और इसीलिए काफी बार, जैसे हंसू ने भी हमें आज शेयर किया हमारे साथ कि पता है कि ये घट चुकी है घटना, या मुझे इनके बारे में सोचना नहीं है, या मुझे इनको माफ करना, ये सब पता है, तो ये हो नहीं रहा है। तो ये जो पता है जो है ना वो कहाँ है, वो लेफ्ट में है। तो हमारे लेफ्ट ब्रेन को सब प्रैक्टिकल चीजें पता होती है कि हाँ ये ऐसा है, इसका सोच के मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बारे में अभी सोच के कुछ फायदा है नहीं है, ये मेरे लेफ्ट को पता है। पर जब मुझे समझिए गुस्सा आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ये सब जो होता है वो कहाँ पे हो रहा है, राइट में हो रहा है। और जब ये बहुत ज्यादा होता है तो वो जो इंफॉर्मेशन आती है वो राइट से लेफ्ट तक जाती ही नहीं है, वो यहीं पे स्टक हो जाती है। ठीक है, तो ये जनरली ये स्टक कब होती है पता है, जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है हम तक जो कि काफी ट्रॉमेटिक हो सकती है। ट्रॉमेटिक यानी कि हम अक्सर कहते हैं सदमा, ट्रॉमा को अगर मैं लिटरली ट्रांसलेट करूं हिंदी में तो उसको हम सदमा कहते हैं। बट ट्रॉमा एक ऐसी चीज है ना जिसको हमने, उसकी परिभाषा बहुत अलग है सबके लिए। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए उसका खिलौना टूट जाना भी एक ट्रॉमा हो सकता है। हालांकि हमें एक हम जब जैसे बड़ों को लिए हमें लगे कि क्या एक खिलौना तो टूटा है, इतना क्या प्रॉब्लम हो गई, पर उस बच्चे के लिए वो खिलौना अपना पूरा सब कुछ हो सकता है। उसमें उसका रोज का वो दोस्त हो सकता है, वो शायद उसका सोता होगा, उसका सोने का कंपेनियन हो सकता है। तो वो खिलौना टूट जाना उस बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है। और फिर अलग अलग किस्म के ट्रॉमास होते हैं जिसमें फिर अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाना या एकदम से शॉक लग जाना, किसी बॉडी का कोई हिस्सा कट जाना से बीमारी के कारण, ये जो जो चीजें हैं जो काफी शॉक देती है या जिसे हम कहते हैं ट्रॉमा देती है। अभी ये सब, ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यानी कि घटनाएं या किसी ने कुछ बोल दिया हमें, ये सारा जो है ये इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन की। तो हमारा ब्रेन इसको जब लेता है, अगर इसमें ट्रॉमा है यानी कि इमोशंस बहुत ज्यादा है और इस इमोशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ये हमारा जो राइट ब्रेन है ना वो उसको लेफ्ट तक प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, वो यहीं पे रह जाता है। और वो इमोशंस जो है वो बहुत भारी इमोशंस होते हैं, वो ताकतवर इमोशंस होते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो जनरली लोग कहते हैं कि गुस्सा जो है, घबराहट है, एंजाइटी, ये जो जो कुछ कुछ है ना, जब ये हमें अनुभव हम करते हैं, तब हमारा जो प्रैक्टिकल दिमाग है ना, जो जिसने लॉजिकली सोचना है, वो काम नहीं कर रहा होता है उतना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाती ही नहीं है, वो यहीं पे आके स्टक हो जाती है। ठीक है, तो ये जब हम कहते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टक हो गई, यानी कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन में कहीं पे वो फंस गई है, तो इसमें एक और इमोशन है जो बहुत स्ट्रांगली इसका रोल प्ले करता है, जिसे हम कहते हैं ग्रीफ। ग्रीफ यानी कि अगर इसको एकदम सीधे और सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये एक उदासी का एक बड़ा भाई है बस। तो उदासी हमें लगती है कुछ घटना हो गई या कुछ चीज हुई जो हमारे मन के मुताबिक ना हो, जैसे हमें चाहिए थी वैसे नहीं हुई, तो हमें उदासी लगती है। पर अक्सर हम उस उदासी को ओवरकम कर जाते हैं, यानी कि वो घटना हम भुला देते हैं या उसके साथ हम मतलब जैसे कहते हैं कि हाँ हो गया, ओवरकम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उदासी होती है, वो हमें इतना बॉदर नहीं करती है। पर ग्रीफ ना ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, यानी कि ग्रीफ जो होता है वो इतना छोटा सा नहीं होता है, ग्रीफ काफी लंबे समय तक चलता है। तो अगर मैंने जैसे कहा आपको ट्रॉमा, तो ट्रॉमा जब होता है ना उसके साथ ग्रीफ आता ही आता है। अब ग्रीफ कब आता है, जनरली ग्रीफ तब आता है जब हमसे कोई चीज हमारी छूट गई हो, तो हम कहते हैं लॉस। अगर किसी भी प्रकार का लॉस हुआ हो तो वहां पे ग्रीफ को अनुभव करना बहुत ही कॉमन है, स्वाभाविक है। अब लॉस किस किस प्रकार के हो सकते हैं, लॉस ये हो सकता है कि मेरी संपत्ति किसी ने छीन ली मुझसे, बाढ़ आ गई, मेरा सब जो जमा पूंजी थी वो सारी उसमें चली गई, या किसी का गुजर जाना, या मेरी कोई चीज खो जाना,
ये सारे क्या है, ये सारे लॉस के प्रकार है। अगर हम इस लॉस को कैंसर की जर्नी में देखें तो कैंसर की एक जर्नी ऐसी है जिसमें लॉस ये बहुत ही कॉमन थीम हो जाती है। तो इसमें लॉस किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे हम बाल का लॉस हो जाना, कभी कभी किसी शरीर के किसी हिस्से को काट देना पड़ता है, एम्प्यूटेट करना पड़ता है, तो उसका कट जाना या लॉस होना, स्किन जैसे पहली थी वैसे स्किन टोन अलग हो जाना, या ये कुछ चीजें जो हम देख सकते हैं। पर कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हम देख नहीं पाते पर उसका भी लॉस अनुभव किया जाता है। यानी कि जैसे कॉन्फिडेंस मेरा नीचे जा रहा है, आत्मविश्वास मेरा कम हो रहा है, या मुझे जो सिक्योरिटी फील होती थी पहले अपने आप में, जो विश्वास था या बाकी लोगों पे विश्वास था, वो थोड़ा सा मेरा कम हो रहा है। तो ये जो सब चीजें हैं वो एक ना प्रकार के लॉस हम कहते हैं इसको। कुछ ऐसे हैं जो हम देख पाते हैं, कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते। पर जब ये लॉस हम अनुभव कर रहे होते हैं उस वक्त ग्रीफ का आना बहुत ही स्वाभाविक है, ग्रीफ को अनुभव करना बहुत स्वाभाविक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्रीफ है ये उदासी का एक बड़ा भाई है, और उदासी जैसे थोड़े समय तक चलेगी, ग्रीफ ये एक ऐसा है जो 6 महीने से लेके 8 महीने तक, या कई बार ये 2 साल 4 साल तक भी खिंच जाता है, इतना ज्यादा टाइम चलता है ये ग्रीफ। क्यों चलता है? क्योंकि ग्रीफ के स्टेजेस है, चरण है इसमें, ये हर एक चरण से पास हो के आगे जाता है। तो ये एक चीज, एक घटना नहीं है, इसमें काफी सारे स्टेप्स में जाता है ग्रीफ। तो जब मैं कहती हूँ कि ग्रीफ के स्टेजेस है, तो इसका पहला जो स्टेज है वो है डिनायल, यानी कि अस्वीकार करना। तो मान लीजिए कि डॉक्टर ने बता दिया कि अच्छा आपका डायग्नोसिस है कि कैंसर हुआ है, आपके टेस्ट में ये आ रहा है, आगे आ रहा है ये चीज। तो अक्सर पहला रिएक्शन ये होता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये शायद डॉक्टर ही गलत है या इनकी रिपोर्ट ही गलत है, मैं किसी और जगह से दोबारा से चेक करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो हमेशा से अच्छा खाना खाया है, मैंने रूटीन मेंटेन किया है, एक्सरसाइज किया है, सब कुछ किया है, मेरी तो कोई आदतें भी नहीं थी कोई ऐसी जिससे कैंसर हुए। तो डिनायल इज द फर्स्ट स्टेज, यानी कि मुझे स्वीकार ही नहीं है जो ये डॉक्टर कह रहे हैं। फिर दूसरा जो आता है वो है एंगर, यानी कि गुस्सा, बेहद गुस्सा कि अच्छा चलो डिनायल था, समझ आ गया, मैंने 2-3 अलग अलग जगह से रिपोर्ट निकाली, डॉक्टरों ने हमें बता दिया कि हाँ यही है, कैंसर ही आपका डायग्नोसिस। तो दूसरा जो आता है वो है गुस्सा। और गुस्सा कहाँ पर जाता है? गुस्सा इधर हमारे खुद के तरफ रहता है, दूसरों के तरफ रहता है। बहुत बार ये लगता है कि अरे उसके देखो, उसकी आदतें कितनी खराब है, मेरी तो ऐसी थी भी नहीं, तो भी उसको नहीं हुआ, मुझे हो गया, मैंने तो हमेशा इतने अच्छे काम किए हैं तो भी मुझे कैसे हुआ। तो ये जो होता है ना गुस्सा, काफी बार होता है, तो सिर्फ अपने तरफ ही नहीं दूसरों के तरफ। और अक्सर ये एक, जैसे हम कहते हैं ऊपर वाला जो एक हायर पावर रहती है, हम उनको ब्लेम ज्यादा की करते हैं इस केस में कि ये आपने मुझे क्यों बीमारी दी है। तो जो ये एंगर होता है वो ये 3 लोगों के तरफ ही होता है, खुद के तरफ, दूसरों के तरफ या भगवान की तरफ। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है बार्गेनिंग करना। बार्गेन यानी कि जैसे हम तोल मोल करते हैं ना, कुछ खरीदने भी जाए, वो सामने वाला कुछ बोल देता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं इतना नहीं कम। तो एक प्रकार का जो बार्गेन है वो यहाँ पर भी होता है। और बार्गेनिंग वापस किसके साथ होता है? जनरली होता है ये ऊपर वाले के साथ। तो मैं ये चढ़ावा कर दूंगी, प्लीज ये ठीक करा दो, या मैं ये जो आदत है ना ये छोड़ दूंगी, प्लीज ये ठीक करा दो। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं बार्गेनिंग। उसके बाद जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एज इन सिर्फ ये उदासी नहीं है, अब ये डिप्रेशन ये बीमारी है। तो जब डिप्रेशन की बात होती है तो अक्सर जो आता है वहां पर वो है कि मुझे आगे की जिंदगी को लेके कोई उम्मीद ही नहीं है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस जिसे हम कहते हैं, ये वो होता है। तो मुझे पहले अच्छा लगता था वो अभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये सारी जो चीजें हैं अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा चलते रहे और रोज उतनी ही तीव्रता से चलती रही, तब हम उसे कहते हैं कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स है। तो डिप्रेशन जो है ये इसकी चौथी स्टेज है। और जो 5वीं स्टेज आती है वो है एक्सेप्टेंस, यानी कि अब जाके हम स्वीकार कर लेते हैं। अब क्या होता है, अक्सर प्रॉब्लम कहाँ पर है कि ये जो 5 स्टेजेस है इसमें अक्सर जो इंसान जो ग्रीफ अनुभव कर रहा होता है वो ये पहले 4 है इसी में अटका होता है। और पहले 4 में भी कहाँ होता है? ये गुस्सा जो कि दूसरा स्टेज है, एंगर,
और जो चौथा है यानी कि डिप्रेशन, तो उन दोनों में ही घूमता रहता है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी डिप्रेस फील हो रहा है, पर ये एक्सेप्टेंस जो है ना, यानी कि स्वीकार, वो हो ही नहीं रहा है, वहीं पर अटके हुए इन दोनों में। तो उसको जब तक आप स्वीकार वाले स्टेज पर नहीं आओगे तब तक उस ग्रीफ को आप दोबारा दोबारा अनुभव करते रहोगे। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अनुभव दोबारा क्यों कर रहे हो, क्या वो घटना आपके साथ हो रही है अभी, वो घटना आपके साथ नहीं हो रही है, तो आप कैसे अनुभव कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से। तो यहाँ आता है इम्पोर्टेंट रोल जो कि है आपके विचारों का। जब तक उन विचारों पे काम नहीं करोगे तो वो ग्रीफ आप उसी प्रकार से अनुभव करोगे एज इफ वो चीज आपके साथ अभी हो रही है, वो सारे शब्द एज इफ आपको कोई वो इंसान बोल रहा है अब, उस प्रकार से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए इन स्टेजेस में जो लास्ट है एक्सेप्टेंस का आना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब जब हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं या यहाँ तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, तो जैसे पिछले सेशंस में आपने जो जो चीजें देखी है, यानी कि जर्नलिंग जहाँ पे हम हमारे विचार जो है लिखते हैं, फिर आपने टेप रिकॉर्डर वाली एक्सरसाइज मैंने आपको जो बताई थी, जो विचार आगे पीछे वाले हैं उसको प्रेजेंट में लाना था, रिवर्स काउंटिंग वाली टेक्निक बताई थी मैंने आपको, और मैंने आपको ग्राउंडिंग की टेक्निक बताई थी 5 4 3 2 1 1। तो ये जो है, ये सारे जो है ये आपके विचारों पे काम करेंगे। तो आपने पहले ये लगभग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज को चेंज नजर आने के लिए, स्पेशली आपके मेंटल हेल्थ में चेंज आने के लिए, उन चीजों को, उन होमवर्क को, एक्सरसाइजेस को आपको 90 दिन करना बेहद बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाया कैसे होता है जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो सारा जो प्रोसेसिंग है और वो जो नए रास्ते हैं, उन सब को दोबारा से अलग तरीके से नई तार जोड़ने के लिए उसको 90 दिन करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो वो तार जोड़ने वाले काम कर रहे हैं, बेसिकली नई तार जोड़ रहे हैं हम, जो पुरानी है उसको काटना है और नई तार जोड़नी है। तो ये जो नई तार जोड़ने वाली काम है, इसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं होपोनोपो। ठीक है, होपोनोपो ये एक बहुत ज्यादा पुराने टाइम से चलती आई हुई टेक्निक है और ये एकदम इफेक्टिव है, यानी कि इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो कि हम देखते हैं, हमेशा मैंने भी देखा है, और इसको आप करोगे, रोज करोगे तो इसका फर्क आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है होपोनोपो, इसमें है 4 स्टेप्स, स्टेप वाइज जाता है। इसमें आपने क्या करना है, इन 4 चीजों को हम इसे बोलते हैं। अक्सर हो सके तो शब्दों से, मतलब जोर से बोलिए। अगर आपको लगता है कि मेरे अगल बगल काफी लोग हैं, मैं नहीं जोर से बोल सकती हूँ या कुछ, तो ठीक है, अपने आप को अंदर ही बोलिए, मन में बोलिए, दैट इज फाइन। तो इनके जो स्टेप्स है उसमें पहला जो होता है वो है आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी यानी कि मुझे माफ कर दो। दूसरा है I forgive you and I ask for forgiveness। ठीक है, तीसरा इसमें आता है यानी कि उस जिसे हम कहते हैं थैंक यू, और चौथा जो है जिसे हम कहते हैं आई लव यू। ये चारों को इसी स्टेप वाइज हमें करना होता है। पहला क्या है, आई एम सॉरी। सेकेंड क्या है, आई फॉरगिव यू एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। 3 थैंक यू, और 4th आई लव यू। ठीक है, अब जैसे आज सुबह हंसू ने हमें बताया कि ये सब ठीक है, सुनने में सही लगता है, बट बोलने की जब बारी आती है ना, जो गुस्सा जो है वो इतना आ रहा होता है तो ये बोल नहीं पाते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है, यानी कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबके साथ होता है कि अगर हमें किसी ने बहुत दुख दिया है, किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तो वो इतना आसान नहीं है ये सब करना। और इसीलिए इसके पहले जो चीज आती है वो है पिछले सेशंस में जो जो चीज आपको सिखाई गई है, जो कि था लिखना, वो सारे विचारों को बाहर निकालना, वो सब जब आप करते आओगे तो आप इस लेवल पर अभी आओगे कि जब आप ये 4 स्टेप्स करोगे होपोनोपो के, तो आप इसको एटलीस्ट थोड़े भाव से कर पाओगे। या फिर अभी क्या होगा, अभी आपको सिर्फ ये करना है करके आप बोलोगे, पर इसका कोई फायदा होगा नहीं फिर आपको। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेंट बहुत जरूरी है, यानी कि किस भाव से आप कर रहे हो, भावना क्या है आपकी जब आप ये कर रहे हो सामने वाले की तरफ। तो हम ये जो स्टेप्स है होपोनोपो के, कब और किसके लिए करते हैं। 1, हम कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए जिसने हमें काफी दुख दिया हो। 2,
हम ये खुद के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि हमें अपने तरफ ही इतना गुस्सा हो रहा होता है कि मैंने ऐसी जिंदगी क्यों बिताई, या मैंने ये ऐसा क्यों बोला, मैंने ये क्यों नहीं बोला। ये सारी जो चीजें हैं जिसका हमारे ऊपर हमें मतलब हमें अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा होता है। इसीलिए अपने आप के साथ भी होपोनोपो करना ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर होती है ऐसी कोई घटनाएं, या से फॉर इंस्टेंस इवन जो बीमारी है, जैसे अगर कैंसर है, तो ये कैंसर भी बीमारी जब आती है तो कैंसर के तरफ देखने का जो नजरिया हमारा होता है वो बहुत गुस्से वाला हो सकता है। हमें गुस्सा आ सकता है सोच सोच के कि ये बीमारी क्यों आई। पर ये भी है कि ये बीमारी जब आई होगी तो इसने आपको काफी नई चीजें भी सिखाई होगी, कुछ अच्छी चीजें भी दी होगी, राइट। तो उन चीजों को देखिए, आपका हौसला, आपका विल पावर, जो शायद आपको पहले पता ही नहीं था कि अच्छा मुझ में भी ऐसा कुछ है, पर इस बीमारी ने शायद वो आपको आईना दिखाया होगा कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है कैंसर, पर ऐसे काफी सारी चीजें हमारे साथ होते हैं। ऐसे कोई रिश्ते भी होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत ही बेकार है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर उनमें से भी अगर आप छांटोगे ना कि इसमें से कौन सी चीजें जो मेरे फायदे के लिए हो रही है, या ये घटना मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, अगर आप उस चीज को निकाल पाओ ना उन सारे प्रॉब्लम्स में से, तो भी उस प्रॉब्लम आपके ऊपर उसका इफेक्ट होना कम हो जाता है। और इसीलिए थर्ड जो होता है, जो हम बोलते हैं ना थैंक यू, वो एक प्रकार से आभार प्रकट करना होता है कि ठीक है तुमने मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स लाए हैं, फिर भी तुमने उसी के साथ मुझे कुछ नई चीजें सिखाई है जो कि मैं अदरवाइज नहीं सीख पाती थी, ठीक है। और ये तीन जो हो जाते हैं, यानी कि दूसरों के तरफ, अपने आप के तरफ, या ऐसी घटनाओं के तरफ, या किसी चीज के तरफ, इन सब इन लोगों के लिए, इन चीजों के लिए हम ये टेक्निक करते हैं जिसे हम कहते हैं होपोनोपोनो। इसके 4 स्टेप्स है। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस इन रिटर्न, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है। दूसरों से फॉरगिवनेस मांगना थोड़ा सा आसान लगता है, पर देना ठीक लगता है हमें, पर जो मांगने की बात आती है हमें लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया कि मैं क्यों मांगू, पर फिर भी मांगना जरूरी है, क्योंकि ये इसी प्रकार से इस पूरी टेक्निक को किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से स्किप कुछ नहीं करना है, आपने इसी प्रकार से इसको करना है, ओके। तो इसके साथ हम अभी क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे, जहाँ पे आपको जो जो पूछना है आप पूछ सकते हो मुझे। अभी तक के जितने सेशंस हुए उसमें भी अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। या थैंक यू सो मच। वेलकम गौसिया जी, गो अहेड। हाँ जी मैम, मैम के सेशंस को लेके आपको कोई भी सवाल है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम डाल सकते हैं, या फिर आप हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। किसी को बहुत ही सुंदर हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो मैडम भी बहुत खूबसूरत दिख रही है, थैंक यू, बहुत ही अच्छी दिख रही है। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस मैम। थैंक यू आपको वर्षा मेरी जी, तरफ से, आपको भी भगवान लॉट्स की ऑफ तरफ से, ब्लेसिंग्स। हम लोग की तरफ से, मेरी तरफ से खास, बहुत सुंदर दिख रही है। ऐसे ही रहना लास्ट तक। थैंक यू, गॉड ब्लेस मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा सेक्शन दे रहे हैं आप, थैंक यू बहुत ही वर्षा, बढ़िया। थैंक यू आई जी। थिंक चंदा पारिक जी ने हैंड रेस किया हुआ है। जी मैम, चंदा पारिक जी। चंदा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। जी हाँ मैम। जी। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते। जी मैम, मेरे को एक तो भूख नहीं लगती है बिल्कुल ही, ओके, और बिल्कुल मुझे पेट भरा हुआ सा लगता है और गैस हो जाती है पेट में बहुत ज्यादा। कुछ खाती नहीं तो पेट भरा भरा लगता है मेरे को तो। ओके, ये मेरे ख्याल से ये जवाब इसका ना मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है ना, तो मैं सिर्फ आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बता सकती हूँ। अगर मन भरा भरा लग रहा है तो मैं आपको बता सकती हूँ कैसे किया जाए। पेट में से बिल्कुल भूख नहीं लगती है मेरे को तो। जी गौसिया जी, कैन यू अच्छा हेल्प अस हाँ, प्लीज? चंदा जी, हाँ, चंदा जी, अब मैम जो है ना, आपको अगर दिमागी कोई उलझन है, दिमागी परेशानी कुछ आप फेस कर रहे हो तो उसके सवाल ले रहे हैं। जो शारीरिक परेशानी है ना उनके सवाल बाद में लेंगे, ठीक है। ये तो कोई मतलब नहीं है मैम, ये वाला ओके टेंशन तो नहीं है मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अंकिता जी हैं, अंकिता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी अंकिता जी, प्लीज सवाल पूछिए।
हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड आफ्टरनून मैम। मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून। कहिए। हाँ मैम, आपका सेशन बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मैम, आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और मैं ध्यान से देखती भी हूँ। पिछला मेरा थोड़ा सा गया था। एक मैडम समस्या क्या है मेरी, कि मेरा बच्चा जो है, मुझे पहले 2-3 मेरे अबॉर्ट हुए, बाद में मुझे बच्चा रहा तो पूरा बेड रेस्ट था मुझे। ओके। तो बेड रेस्ट के टाइम से मुझे ना ऐसी घबराहट होती है। यानी रात को मैं सोती हूँ और बीच में लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया, तो मैं सो जी। नहीं पाती, मैं चिल्ला के उठ जाती हूँ। और ओके। तभी से ना मुझे कभी कभी अंधेरे से तो मैं डरती हूँ, मैं कभी लाइट बुझा के सो नहीं सकती। अंधेरा हो गया तो मैं डरती हूँ, अभी भी डरती हूँ मैं। अभी बच्चा मेरा 7 साल का हुआ है, मगर ये डर मेरे दिमाग से गया नहीं है। ओके। तो क्या करें, इस डर को कैसे निकालूं? अच्छा, पहले मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए। डर लाइट जाने से है? डर किस चीज का है? नहीं, अंधेरा सहन नहीं होता। हाँ मैं तो बेड रेस्ट पे थी ना, हाँ। तब से मुझे ऐसा होता है। अगर अंधेरा हो गया तो मैं डरती हूँ, अभी भी डरती हूँ। ओके। ओके, यानी अगर कि यानी कि बचपन से ऐसा तो नहीं था ना ये? अंधेरा हो गया और नहीं नहीं, बचपन से नहीं था, राइट राइट, मगर ये यानी बेड रेस्ट के हाँ। टाइम में हमेशा सोती रहती थी, ओके। तो तभी से हुआ। ओके, तो क्या आपने जो पिछली चीजें मैंने बताई थी वो करने की कोशिश करी? आपने लिखने की कोशिश की सिर्फ अंधेरे को लेके, कि अंधेरे के बारे में जब सोचते हैं आप तो आपके दिमाग में विचार क्या क्या आते हैं उससे रिलेटेड? क्या आपने लिखा उसको? नहीं मैम, वो सेशन मुझे मिला नहीं, मैं जरा ओके, काम में ठीक है थी तो। ठीक है, नो हाँ हाँ। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ अंकिता जी। पहली चीज जो आप करेंगे वो है कि आप लिखेंगे कि आपको अनुभव क्या होता है, यानी कि आपको पता है कि आपको घबराहट होती है, दैट इज फाइन। बट हमें जानना क्या है, उस घबराहट के साथ विचार क्या आ रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हमें इमोशन से नहीं काम होगा, हमें क्या जानना है कि विचार क्या आ रहे हैं। यानी कि उस वक्त जब ये कंडीशन हुआ होगा, यानी कि आपकी कहीं पे ये दो चीजों की तार जुड़ गई है ना अभी, कि अंधेरा हो जाना और मुझे घबराहट हो जाना, तो यानी कि ये तार कैसे जुड़ी है? ये किसी विचार से जुड़ी है। उस विचार को हमें ढूंढना बहुत जरूरी है अगर हमें काम करना है इस पर। तो जिसके लिए आप अगर लिख पाओगे ना तो आपको खुद को ही पता चलेगा कि विचार आ कहाँ से रहा है, ना कि डर कहाँ पे बैठा है, ये क्यों आया ये डर। एक बार आपको विचार आ जाएगा, पता चल जाएगा, फिर उधर से हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। दैट इज वन। सेकेंडली जो चीज आपने करनी है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताई थी, एक टेक्निक बताई थी जिसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। क्या आप वो देख पाए थे? 5 4 3 2 1, क्या आप देख पाए थे? नहीं मैम, ठीक है। नहीं मैम, तो वो नहीं आप, देखा मैंने। नो प्रॉब्लम, तो आप एक काम करेंगे, आप यूट्यूब पे जाके पिछले सेशंस देख लोगे एक बार। उसमें एक टेक्निक बताई है हाँ मैंने, मैम। 5 4 3 2 1। उस टेक्निक को समझिए, वो करनी कैसे है। काफी आसान है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है वो। पर एक बार आप उसको समझ लोगे ना तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि लाइट चली गई, अभी लाइट जाना हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ऑन नहीं रखना नहीं हमारे हाथ में है कि चलो लाइट हमने ऑन करके छोड़ दी है, पर लाइट कब जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, तो घबराहट वहां पर आती है। मैम, राइट। हाँ एक हाँ। क्या बात होती है मालूम है, अभी रात को हम सोते हैं, बराबर है, सोते हैं, मगर लाइट जाती है और अंधेरा होता है, फिर भी मुझे नींद से मेरी नींद खुल जाती है और मैं मुझे जोर से समझ आ गया, चिल्लाती हूँ। हाँ मुझे एकदम समझ आ रही है क्या आपकी होता है बात। कि मैं जब उसी सोए हैं हम। मैं उसी के लिए आपको ये बात बता रही हूँ कि जो लाइट जाने वाली प्रक्रिया है वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, राइट। और इसलिए मैं नींद इसीलिए से डाल जाती हूँ। इसीलिए हमें उस वक्त क्या करना है वो हमारे हाथ में है। हाँ राइट। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो घबराहट हो रही है उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस हाँ घबराहट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो आपके हाथ में है। जिसके लिए ये टेक्निक है जिसे हम कहते हैं 5 4 3 2 1, जो कि आप वीडियो में जाके प्लीज देखना उस टेक्निक को, ठीक है? ओके ग्राउंडिंग ओके। टेक्निक है। एक बार आप उस टेक्निक को देख लोगे, समझ लोगे, तो उसको नॉर्मली मतलब रोज करिए। आपको अच्छा घबराहट हो रही हो नहीं हो रही हो, पर दिन में 2 बार एटलीस्ट उसको करिए। उससे क्या होगा, आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी इसको करना कैसे है। इसके अच्छा। बाद जैसे कि लाइट गई, आपको घबराहट हुई, आपको पता है कि हाँ लाइट जाती है तो मेरी आंख खुल जाती है, मुझे घबराहट होती है। जैसे ही घबराहट होती है आपने इस टेक्निक को शुरू करना है अपने ऊपर, ये 5 4 3 2 1 वाली। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है, स्पेशली एंजाइटी के लिए, घबराहट के लिए। ठीक है? ओके।
यहाँ तक क्लियर? और तीसरी चीज जो है, जो कि आज हमने की है होपोनोपो वाली, इसको प्लीज करिए। और मैं मतलब क्योंकि वो टॉपिक हमारे आज के सेशन का नहीं है, इसीलिए उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट ये मेरे तरफ से एक सुझाव रहेगा आपके लिए, क्योंकि पिछले एबॉर्शंस हुए हैं ना, तो होपोनोपो जब आप करोगे ना, तो होपोनोपो इवन उन जैसे कि वो सोल होता है ना, जो जान आती है पर वो उसने जन्म लिया नहीं, वो निकल गई पहले ही, तो होपोनोपो उनके साथ भी करिएगा कि आप जहां पर भी हो वहां पर मैं अपने तरफ से तुम्हें खूब सारा प्यार दे रही हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ, मैं माफी दे रही हूँ, ये अपने तरफ से जरूर करिएगा। ये एक्चुअली बहुत यूजफुल रहता है इस चीज को करना। ठीक है? ओके अंकिता जी, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ममिता जी की तरफ से। जैसे कि ममिता जी ने चैट पे लिखा हुआ है, मैम पूछना है कि घर में ऐसे लोग रहते हैं उनका काम अच्छा नहीं लगता, और लोग जब कुछ बोलते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाता आता है, उसका एटीट्यूड भी अच्छा नहीं लगता, इस तरह परिस्थिति में क्या करें? सबसे पहले उनको बदलने की जो सोच है उसको ही निकाल दीजिए क्योंकि वो होने नहीं वाला है। तो अगर हम पूरा हमारा फोकस, हमारा ध्यान अगर हम इस पे दे कि इनको मैं कैसे बदल पाऊं या इनमें कैसे बदलाव आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर इस पे आपका सारा ध्यान और फोकस है तो आपकी एनर्जी आप बहुत गलत जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, वैसे ही हम एनर्जी भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप बहुत गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एनर्जी की, उससे क्या होगा, पूरा दिन निकल जाएगा और दिन में आपको लगेगा कि अरे मुझे बहुत थकावट हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे अच्छे से नींद नहीं मेरी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा जो समय है जो कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था, आपने दूसरों पे कर दिया, और उसका 1% भी फर्क उन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी कि हम दूसरों को कैसे बदले, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हम अपने आप को कैसे बदले या हमारे ऊपर हम कैसे काम करें। ठीक है? तो जहां तक बात है गुस्सा आने की, तो जो गुस्से के लिए मैंने आपको टेक्निक्स दिए हैं, यानी कि सामने वाला अगर कुछ बोलता है या कुछ कह जाता है या उनका रवैया खराब है, तो आपने उस वक्त क्या करना है, अगर आपको याद है तो रिवर्स गिनती करने बताया था मैंने आपको, साथ ही आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के आपको स्क्वीजिंग का एक्शन करना होता है। ये दो चीजें आपको, रिवर्स काउंटिंग विद स्क्वीजिंग एक्शन, ये जो हमने करना है वो कब के लिए है, एंगर के लिए है। अब बाकी समय जब वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं पर उनके विचार आके अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने क्या करना है, हमने जर्नलिंग करना है, हमने लिखना है। और ये सारी जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ करनी है, वो कितने दिन करनी है, 90 दिन, 90 डेज करनी है। तब जाके आप में कुछ फर्क आएगा, यानी कि वो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, पर उनके उस स्वभाव से, उनके उस बर्ताव से आपको जो गुस्सा आता है, इरिटेट होता है ना, वो कम हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि पूरी तरीके से चला जाए। और अक्सर ये हो जाता है कि हमारा जो ये इरिटेशन कम हो जाता है ना, तो हमें पता चलता है सामने वाले में ऑटोमेटिकली बदलाव आना शुरू होता है, कि उनको भी लगता है इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे कुछ बोलने से, तो वो लोग भी बंद कर देते हैं करना। ये होता है अक्सर, बट एम हमारा उनको बदलना नहीं है, एम हमारा सिर्फ हमारे ऊपर काम करना है। ठीक है? तो इन चीजों को प्लीज करिए। जी गौसिया जी, नेक्स्ट। मैम कपिल भूषण जी हैं जी। कपिल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाथ रेस किए कपिल भूषण जी। जी संतोषनी जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कहिए। मैम मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक आपने क्या क्या किया वो बताइए पहले मुझे। क्या 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 मतलब सर? क्या क्या किया यानी कि मैंने काफी कुछ बताया है गुस्से के लिए क्या क्या करना है, उसमें से क्या क्या किया आपने? ऐसे 5 से 4 5 ये ज्ञान करती हूँ। क्या करते हो? 5 से काउंटिंग करती हूँ। पर 5 से काउंटिंग मैंने बताया ही नहीं आपको करने के लिए। अच्छा, आपने पिछले सेशंस देखे हैं क्या? पहले नहीं मैम, नहीं देखे। जी, तो पहली चीज ये है कि पहले आप वो सेशंस देख लीजिए, उसमें मैंने काफी चीजें बताई है स्पेशली गुस्से के लिए, क्योंकि गुस्सा जो है ना, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा मतलब सबको आता है। मतलब एक टाइम था जब मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मैं भी चीजें तोड़ती फोड़ती थी। तो गुस्सा ऐसी चीज है जो हम सबको आता है और जो कि आना जरूरी है, पर अगर मतलब हद से ज्यादा आए या बार बार आए तो क्या होगा, शरीर को प्रॉब्लम होगा ना कहीं पर। तो
इसीलिए उसको काम करना जरूरी है। तो मैंने काफी सारी टेक्निक्स बताई है गुस्से पर हम कैसे काम करें, जिसके लिए आपको पिछले सेशंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी आपको फुल डिटेल में बताऊंगी ना तो पूरा टाइम उसमें चला जाएगा। वो प्रॉपर सेशन है आधे आधे घंटे के, तो आप देख जी लीजिए उसको एक बार, ठीक जी है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन के साथ वापस आइए, मैं उनको आंसर कर दूंगी, जी। ठीक थैंक है। यू ओके, जी। वेलकम। ओके संतोषी जी। मैम आरती मनोज जी हैं। जी, आरती जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। जी आरती जी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी मैडम, जैसे अभी मोमिता जी ने आपसे जो सवाल किए थे घर के बारे में, जी जैसे उनके सिचुएशन थी, मेरी भी सिचुएशन सेम है, लेकिन जब से मैंने के सीजन ये किए तो हम बहुत अपने मतलब लगता है। मुझे ये पता था कि आपको अभी स्टेप बताइए। एक तो काउंटिंग की वही, मुझे सवाल नहीं समझ आ रहा है इनका। आपकी आवाज हेलो क्लियर नहीं आ रही है आरती जी। हेलो मैम, हाँ जी जी बोलिए। जैसे मम्मी जी ने आपसे प्रश्न किया था ना कि घर में कुछ लोग से हो जी जिन जी देख के गुस्सा हो या जी भाई, जी तो मेरी भी मेन यही प्रॉब्लम थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैंने आप सीजन ज्वाइन किए हैं, जी तब से मैं अपने आप में बदलाव ला रही हूँ। किसी वाले को तो अपन नहीं बदलते, लेकिन कोशिश ये अपन अपने आप बदले, फैंटास्टिक। जी जी जी, वेरी गुड। और तो मैं वो कर भी रही हूँ। कोशिश थोड़ा बहुत सा आता है या कभी कोई ऐसा आता है जी, उसको समय लगेगा थोड़ा तो मैं थोड़ा। उसे इग्नोर करने की हाँ, कोशिश करती हूँ, जी आपके द्वारा जी, इग्नोर भी इग्नोर भी करूँ और करिए आपके और द्वारा बताया हुआ जो आप हाँ बताते हो वो जी, सब भी करती हूँ। राइट राइट राइट, वेरी गुड। बस को करते रहिए, तो थोड़ा टाइम आपने दीजिए। आपने थर्ड वाला आपने थर्ड बताया कि लिखाई करी, जी आपने जैसे बताया था थर्ड जो बताया कि लिखना, लिखते रहना चाहिए जो अपने मतलब महसूस हो को लिखते रहना जी चाहिए। और जी सेकंड आया था रिवर्स काउंटिंग, जी सेकंड बताया था रिवर्स काउंटिंग। जी, रिवर्स काउंटिंग के और साथ जो मैडम बताया फर्स्ट था जो वो, बताया ना वो मैंने थोड़ा सुना नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। जी तो मैं कहूंगी आपको कि आप आराम से बैठ के ना यूट्यूब के चैनल्स देख लीजिए, उसमें पूरा मतलब पूरा डिटेल में है। क्योंकि अगर मैं अभी बोलने चाहूंगी ना तो क्या मैं फटाफट घाई घाई में आपको बता दूंगी, वो प्रॉपर पूरा नहीं, सेशन ही है जहाँ पे और कुछ डिटेल में नहीं, आपको पता और कुछ चलेगा। नहीं, फर्स्ट जो आपने स्टेप बताया सिर्फ वो ही बताइए, फर्स्ट वाला भी बताइए आप मैडम को, मीता जी को। तो रिवर काउंटिंग लिखने का फर्स्ट बता रिवर ना, प्रॉब्लम समझ में आया था। तो रिवर्स काउंटिंग के साथ मैंने उनको बोला कि अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के अपने स्क्वीजिंग की एक्शन करनी है। यानी कि जैसे अगर हाँ उदाहरण दे रही हूँ, अगर ये ना हो आपके पास तो भी चलेगा, नॉर्मल का जो टर्किश टॉवल होता है, मोटा टॉवल, उसका रोल बना लीजिए। नॉन डोमिनेंट हैंड यानी कि जिस जी, हाथ का आप कम उपयोग करते हो। तो जैसे मैं राइटी हूँ, मैं राइट का इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे अच्छा लिए अच्छा, लेफ्ट मेरा जो हाथ है वो नॉन डोमिनेंट है। तो उल्टी गिनती हमने कहाँ से करनी है, 100 से लेके 0 तक, और वो करते वक्त हमने इसको स्क्वीज करना है। ये जी एक्टिविटी मैडम, बताई थी, ठीक है। और इसके थैंक यू मैम। अलावा एक बार देख लीजिएगा, जब भी मतलब आपका नेटवर्क सही रहेगा ना तो आप आराम से फुल फ्लैश देख पाओगे उसको। तो कोई मिस हो गया तो एक बार दोबारा से आप करेक्शन भी हो जाएगा। मैडम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कट कट के एक बार फिर बताइए ना। जी आरती जी, आपके मैम पास शायद नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी मैम कौशल जी को। हाँ आरती जी, अभी देखिए जैसे मैम ने कहा बताया आपको, अभी बाकी जो है ना आप सेशन जो यूट्यूब पे जाइए उस पे देख लीजिए, आप आराम से बैठ के देखिए समझिए, और फिर इसके बाद कुछ सवाल होगा तो आप अच्छे से पूछ पाओगे। आप एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके बैठ के देखिए, ठीक है। थैंक यू जी। मैम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी रेडमी के नाम से उन्होंने अपना क्वेश्चन पुट किया है चैट पे। जी बैंक में काम करती हूँ, मुझे आई थिंक सो ये घबराहट होती है क्योंकि ऑफिस में कोई भी पॉजिटिव हो तो होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सांस रुक जाएगी, तो मैं क्या करूंगी घर पे राइट ऑफिस राइट राइट राइट, ओके। तो पहली बात, ये जो चीज है ये
बहुत ज्यादा आजकल सुनने में भी आ रही है, मतलब ये एक प्रेवलेंट इशू हो रहा है। आपके केस में तो ये थोड़ा जेन्युइन भी है क्योंकि आप जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये काफी बाकी लोगों में भी मुझे देखने मिल रहा है आजकल, जो कि अपने अपने घरों में है, फिर भी वो डर सताता रहता है, अगर हो गया तो क्या होगा, कहीं हाथ लगा लिया तो क्या होगा। तो ये हो रहा है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है कि आपने पूरा अपने आप को जितना हो सकता है उतना फिजिकली आप पहली तो सेफ रखिए, राइट। दूसरी चीज जो आपने करनी है, जहां तक आपको एंजाइटी हो रही है, इसके लिए जो आप कर सकते हो वो है एक पेपर लीजिए, पेपर को 2 हिस्सों में बांटिए। एक साइड में लिखिए कि इसको जो मैं सोच रही हूँ ये सही आने की गुंजाइश कितनी ज्यादा है, और अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे कौन से पहलू है जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस विचार को। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे इनसे होगा तो कितना गारंटी है, चाहिए तो उसको परसेंटेज दीजिए, कितना है लग रहा है आपको, 80% लग रहा है, 100% मुझे हो जाएगा, या मुझे लग रहा है सिर्फ 20% है कि मुझे हो सकता है। अगर 20% है तो मेरे पास कौन से ऐसे फैक्ट्स है, यानी कि कौन से ऐसी असली फैक्ट है जो प्रूव करेगा कि हाँ ये मैं सोच रही हूँ वो सही है, ठीक है। और दूसरा जो पेज का दूसरा हिस्सा है, वहां पे वो सारे रीजंस लिखिए जो कि मेरे विचार, जो मैं सोच रही हूँ ना कि ये मुझे हो सकता है, इसको गलत ठहराने वाले विचार कौन से है, मतलब फैक्ट्स कौन से है, वो उस साइड में लिखिए। जब आप लिखोगे ना तब एक ब्रेन को ना एक क्लैरिटी मिल जाता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो एक्चुअली कितना सही है और कितना नहीं है। क्योंकि ये जब तक आप करोगे नहीं ना पेपर पे, सिर्फ सोचते रहोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा, उसका जो बैलेंस होता है ना वो आपको पता चलेगा, इस तरफ शायद कम मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी को करिए, ये हेल्प करता है। थैंक यू सो मच मैम। मैम इससे पहले कि हम सेशन खत्म करें, देयर आर फ्यू कमेंट्स फॉर यू। जैसे कि चंदा जी ने कहा है कि सकारात्मक ऊर्जा के पुंज हो आप। चंदा जी कह रही हैं कि थैंक यू, आप कितने स्वीट और बहुत अच्छे हो। माधवी जी कह रही हैं कि थैंक यू वेरी मच डियर मैम, आपके सेशन से बहुत ही फायदा हो रहा है, प्रैक्टिस करते रहती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड देयर आर फ्यू मोर। आरती जी कह रही हैं बहुत अच्छा मैम, आप समझाते बहुत अच्छा हो। फिर इसी तरीके से मैम, जैसे मैं कहती हूँ पहले सीमा जी ने भी कहा था कि पहले मुश्किल था, यस, प्रोग्राम से जुड़ने के बाद बहुत सरल हो गया है। तो जब स्टार्टिंग में बात हो रही थी उसको, मैम थैंक यू सो मच। आप तो जैसे कि देख आई एम इक्वली थैंकफुल कि आप सारे मतलब इतने डिसिप्लिन से आप आते हो, करते हो इन चीजों को, तो मतलब इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इफ यू आर एबल टू हेल्प योरसेल्फ, अपने आप की आप मदद, मैं सिर्फ जरिया हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट आप अगर कर पा रहे हो और सुधार ला रहे हो, अगर 1% भी सुधार आप में आ रहा है ना, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है इवन मेरे लिए कि अच्छा चलो आप अच्छे से इसको कर पा रहे हो। तो प्लीज इसको ऐसे ही करते रहिए और इम्प्रूव करती रहिए अपनी मेंटल हेल्थ को स्पेशली, राइट जी। गौसिया जी, ओवर टू यू। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। एज यूजुअल यू आर द बेस्ट वी हैव। You are also the best. अरे मैम थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप लोग भी बेस्ट हो, आप लोग हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। एंड मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट फिर करूंगी कि जैसे कि मैंने सेशन के शुरू में ये कहा था कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सेशन बहुत ही अच्छा है, इसे कंटिन्यू होना चाहिए, आगे भी लोग इस सेशन से जुड़ने चाहिए, तो प्लीज हमें इस सेशन को कंटिन्यू, हमारे इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने के लिए हमें कंट्रीब्यूट करें। आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, एंड आप लोग वो बूंद हो जो सागर को बनने में मदद करिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप लिंक पे जाके भी कर सकते हैं डोनेट, या फिर आप डायरेक्टली अकाउंट पे जाके भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। आप मुझे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कंट्रीब्यूशन में, तो प्लीज मुझे नाम भेजिए या फिर अपने काउंसलर से पूछिए, वो आपको आगे के प्रोसेस जरूर से समझा देंगे कि कैसे करना है। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ इस तरीके से जुड़े रहने के लिए। प्लीज हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए, और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। कल हम फिर मिलेंगे बहुत कुछ नया सीखने के लिए और बहुत कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।